हेलो मेरी पॉलिटिकल साइंस अचीवर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, और बहुत मन लगाकर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों मैं आपका स्वागत करती हूँ एक बार फिर से हमारी वन लर्नर सीरीज़ में, जिसके आज हम करने जा रहे हैं 8th क्लास। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं रोहिलो केस। रोहिलो केस पूछा गया है कि किससे संबंधित है। तो दोस्तों ये संबंधित है नवी अनुसूची में 9th शेड्यूल से संबंधित है। अगला पूछा गया है शक्ति अभिजन। शक्ति अभिजन किससे संबंधित है। तो ये सी राइट मिल्स से संबंधित है दोस्तों। द पावर इलीट इनकी पुस्तक है। जो अभिजन सिद्धांत है ना दोस्तों, जो पावर इलीट थ्योरी है, उसे अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम से कहा है। जैसे जो सी राइट मिल्स है, इन्होंने द पावर इलीट कहा है। इसी तरीके से एक और विद्वान हैं जिन्होंने पॉलिटिकल इलीट कहा है। पॉलिटिकल इलीट याद रखेंगे आप इसको भी। पॉलिटिकल एलीट ये कहा है मोस्का ने। किसने कहा है। मोस्का ने। पॉलिटिकल एलीट कहा है मोस्का ने। और इसी शक्ति अभिजन सिद्धांत से एक और संबंधित है, वो है अभिचरण का सिद्धांत। अभिचरण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सर्कुलेशन। ठीक है, द थ्योरी ऑफ सर्कुलेशन दोस्तों, जो किसकी है, पेरेटो की। ठीक है, इसी से संबंधित एक और है दोस्तों, वो है आपके रॉबर्ट मिचेल्स। ठीक है, रॉबर्ट मिचेल्स किससे संबंधित है। रॉबर्ट मिचेल्स संबंधित है द लॉ ऑफ एनार्की, यानी कि अल्पतंत्र का लौह सिद्धांत। अल्पतंत्र का लौह सिद्धांत। ठीक है, ये तो चारों चीज़ें आप बिल्कुल भूलेंगे ही नहीं। अल्पतंत्र का लौह सिद्धांत। ठीक है, तो शक्ति अभिजन संबंधित है सी राइट मिल्स से, जिनकी बुक है द पावर इलीट। ठीक है, अभिचरण सिद्धांत यानी कि द थ्योरी ऑफ सर्कुलेशन थ्योरी संबंधित है पेरेटो से। पॉलिटिकल इलीट संबंधित है मोस्का से। और अल्पतंत्र का लौह नियम संबंधित है यहाँ पे रॉबर्ट मिचेल से। अब मैं साथ में एक और आपको बता देती हूँ, बर्नहम। ठीक है, बर्नहम ये भी इसी संबंधित है दोस्तों। इन्होंने मैनेजेरियल थ्योरी दी है। ठीक है, इसकी प्रबंधकीय थ्योरी दी है। ठीक है ना, तो इनके नाम आप अच्छे से याद रखेंगे, ये सभी इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं आगे के वन लाइनर्स। तो वार्ष्णेय समझौता 1969 किससे संबंधित है। पारस्परिक हथियारों तथा प्रौद्योगिकी के दोहरे उपयोग एवं निर्यात तथा नियंत्रण से संबंधित है। ऑस्ट्रेलिया समूह किससे संबंधित है। रासायनिक व जैविक हथियारों के प्रसार को रोकने से संबंधित है। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप 1974 परमाणु हथियारों के अप्रसार से संबंधित है। और MTCR प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था 1987 ये सामूहिक विनाश वाले हथियारों की सुपुर्दगी हेतु प्रणाली के प्रसार से संबंधित है दोस्तों। IR का देख सकते हैं आप, ये सभी IR से संबंधित हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूएनओ के चार्टर के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि यह संघ संप्रभु राज्यों की समानता के सिद्धांत के अधीन है। तो ये अनुच्छेद है दोस्तों आर्टिकल 2(1). ठीक है, यूएनओ से रिलेटेड जितने भी अनुच्छेद है दोस्तों, उन्हें भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से भी आप सवाल पूछ ले जाते हैं। यूएसएसआर को दुष्ट साम्राज्य किसने कहा है। तो यूएसएसआर का मतलब क्या है। यूएसएसआर मतलब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सोवियत संघ की। ठीक है, चलिए ये किसने कहा है दुष्ट साम्राज्य, इसे किसने कहा था, रीगन ने कहा था। और कब कहा था, शीत युद्ध के समय कहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूएनओ का प्रथम मानवाधिकार वर्ष कब बनाया गया। तो ये बनाया गया 1948 में। ठीक है, याद रखेंगे। अगला है स्टीवन रोजन व वाल्टर जोन्स राष्ट्रीय शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व किसे बताते हैं। तो स्टीवन रोजन और वाल्टर जोन्स ने नेतृत्व को अंतर्राष्ट्रीय शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व बताया है। अगला देखते हैं, प्रकृति का वस्तुपरक कानून एक यथार्थवाद का सिद्धांत है। ये जिसको अभिव्यक्त किया है, किसने अभिव्यक्त किया दोस्तों। तो ये किया है मॉर्गेनथाउ ने। ठीक है, यथार्थवादी विचारक, इनकी बुक का नाम है पॉलिटिक्स एमंग नेशन। मैं इतनी बार फैक्ट्स आपको रिवाइज करा दूंगी ना दोस्तों कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत रट जाएंगी। ठीक है, हम बार बार रिवाइज इसलिए करते हैं, आपको ये सारी चीज़ें पता हैं, लेकिन हम इसलिए बार बार रिवाइज करते हैं कि हमें याद रहे। वहाँ पे हम सेम जो ऑप्शन है उन्हें देख के हमें कन्फ्यूज़न ना हो।
लगभग मिलते जुलते ऑप्शंस में कन्फ्यूज़न तभी होता है जब हमारे रिवीजन में कमी होती है। आगे देखते हैं। भारतीय प्रत्यर्पण विधि अस्तित्व में आई थी 1962 में। ठीक है, प्रत्यर्पण विधि क्या होती है दोस्तों? प्रत्यर्पण विधि का मतलब होता है कि अगर किसी देश का कोई नागरिक किसी देश की सीमा में गलती से चला जाता है और वो गैर सैनिक है, ठीक है, तो उसका प्रत्यर्पण करना, यानी कि उसे क्या करना, उसे उस देश के सुपुर्द कर देना जिस देश का वो क्या है, नागरिक है। ठीक है। मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है दोस्तों जिनेवा में। ठीक है। विकसित देशों में उच्च लोक सेवाओं का कार्य नहीं है। क्या कार्य नहीं करती विकसित देशों में उच्च लोक सेवाएं? तो ये मंत्रियों को परामर्श देने का कार्य नहीं करती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एक अचीवर ने मुझसे कहा था कि मैम आईआर और पबैट से रिलेटेड क्लासेस भी ले आइए, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बिल्कुल मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि मैं आईआर और जो पबैट है उसके लिए भी अलग से रिवीजन क्लासेस ले आऊँ। लेकिन मैं अभी जो क्लासेस करा रही हूँ ना दोस्तों, अभी जो मैं रिवीजन करा रही हूँ, इसमें आपको पबैट भी मिलेगा, पब्लिक एंड आपको आईआर भी मिलेगा, इसमें आपको आईजीपी भी मिलेगा, और साथ ही साथ इसमें आपको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स भी मिलेगा। इसके साथ ही साथ मैं वर्क कर रही हूँ दोस्तों कि जल्दी ही मैं इसकी कुछ अलग से भी क्लासेस रिवीजन की ले आऊँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। भारत की पश्चिम नीति भारत के संबंधों की किसके साथ व्यापकता एवं विस्तार का पक्षपोषण करती है? तो पश्चिम एशियाई देशों के साथ। किसके साथ करती है दोस्तों? पश्चिम नीति, पश्चिम दिशा नीति। पश्चिम दिशा नीति मतलब वो पश्चिम की ओर देखने की बात कर रहा है। तो इसमें पश्चिम में कौन शामिल है? तो पश्चिम एशियाई देश शामिल है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यूएनओ की एक विशिष्ट एजेंसी कब बना है? तो 1946 में बना है। अगला कोटेशन देखते हैं। या तो मार्गरेट थैचर या टोनी ब्लेयर के अंतर्गत यूनाइटेड किंगडम में प्रधानमंत्रियों द्वारा सत्ता का जितना दुरुपयोग किया गया उसकी तुलना में सन 1979 में भारत के में मंत्रियों द्वारा सत्ता का अपेक्षाकृत कम दुरुपयोग किया गया है। ये कथन किसका है दोस्तों? तो ये है जेम्स मैनर का कथन है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कोटेशन याद रखेंगे आप। अगला देखते हैं। कांगो संकट में जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए भारत की सराहना की गई थी, वह कौन सा मुद्दा है? तो वह मुद्दा है शांति स्थापित करने का कार्य। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न लग रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप कीजिएगा। मैं अगले वीडियो में अलग से सेपरेट वीडियो मुझे बनानी पड़े, मैं उसका आंसर ज़रूर करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, आपका कोई भी डाउट रहना नहीं चाहिए। अगर आपको कोई डाउट है तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उसे क्लियर कर सकूँ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। गुटनिरपेक्षता एक स्वार्थी नीति के रूप में आलोचना किसने की है? तो स्वाजन बर्जन ने इसकी गुटनिरपेक्षता की एक स्वार्थी नीति के रूप में आलोचना की है। बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। भारत अफगानिस्तान के बीच सामरिक साझेदारी समझौता हुआ है, तो ये 2011 में हुआ है दोस्तों, मनमोहन सिंह के कार्यकाल में। ठीक है, कई बार क्या होता है ना, हम भारत अफगानिस्तान के सुधरते हुए रिश्ते देखते हैं तो तुरंत नरेंद्र मोदी लगा देते हैं। नहीं, यहाँ पे मनमोहन सिंह जी हैं और 2011 में ही ये हुआ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। एक चयनित उम्मीदवार को नियुक्ति के लिए बुलावा भेजा जाता है कैसे? तो यह है प्रमाणीकरण। कैसे भेजा जाता है? प्रमाणीकरण द्वारा। ठीक है, पारिस्थितिकी उपागम का पूर्ववर्ती, मतलब पारिस्थितिकी उपागम जो कौन लेकर आया था? पारिस्थितिकी उपागम बताइए मुझे। चलिए मैं बता देती हूँ, फ्रेडरिक्स। ठीक है, फ्रेडरिक्स जो हैं वो पारिस्थितिकी उपागम लेके आए थे। पूछ रहा है कि पारिस्थितिकी उपागम से पूर्ववर्ती कौन सी व्यवस्था है? तो ये है व्यवस्था उपागम। पारिस्थितिकी उपागम से पहले कौन है? व्यवस्था उपागम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है। कौन संबंधित है? दिलीप सिंह भूरिया कमेटी। दिलीप सिंह भूरिया कमेटी वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। ठीक है, दिलीप सिंह भूरिया कमेटी जो कि 1994 में गठन किया गया था। किसने किया था? भारत सरकार ने गठन किया था 1994 में, और 1995 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। और इसी रिपोर्ट के आधार पर संसद में पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज यानी कि पैसा एक्ट 1996 पास हुआ था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन
यहाँ पे बन रहे हैं। दिलीप सिंह भूरिया कमेटी का संबंध किससे है? पंचायती राज से संबंधित है। किस चीज़ से संबंधित है? तो पैसा एक्ट से संबंधित है। पैसा एक्ट किस समिति की सिफारिश के बाद आया? तो दिलीप सिंह भूरिया समिति के बाद आया। दिलीप सिंह भूरिया समिति कब बनी थी? 1994 में। रिपोर्ट कब देती है? 1995 में। ठीक है। तो और पैसा का फुल फॉर्म क्या है? पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज। ठीक है। चलिए, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी सारी चीज़ें। अब आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं इंग्लैंड में किसने नियोक्ता कर्मचारी संबंधों के परिप्रेक्ष्य में हिटले परिषदों की स्थापना का सुझाव दिया था। ये मैंने पहले भी कराया दोस्तों, रामसे बर्निंग समिति ने कराया था। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें कितने मेंबर्स हैं, क्योंकि मैं पिछले वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। ठीक है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पोस्ट सिस्टम किससे संबंधित है? भारत से संबंधित है। ज़्यादातर देशों में इसे अपनाया गया है दोस्तों। ठीक है, यहाँ भारत हो सकता है, यहाँ पे अमेरिका भी हो सकता है, यूएसए लिख देती हूँ। ठीक है। 2 राउंड ऑफ सिस्टम कहाँ पे है? मिस्र में। लिस्ट सिस्टम कहाँ पे है? ब्राज़ील में। सिंगल ट्रांसफ़र वोट सिस्टम आयरलैंड में। ठीक है, मैं हिंदी में भी इनका नाम बता देती हूँ। फर्स्ट पार्टी पोस्ट सिस्टम को तो यही कहते हैं, बहुमत प्रणाली होती है दोस्तों, जिसमें क्या होता है कि अगर 4 लोग खड़े हैं, मान लीजिए ये चुनाव में उम्मीदवार हैं, तो अगर इसको सबसे ज़्यादा वोट मिल गए, भले 30% मिले हों, तो ये क्या हो जाएगा? विजयी हो जाएगा। ठीक है। 2 राउंड सिस्टम। ठीक है। द्वितीय मत प्रणाली। ठीक है, इसमें 2 बार मत डाले जाते हैं। लिस्ट सिस्टम यानी सूची प्रणाली, सूची को पूरा डाला जाता है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम यानी कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ठीक है, आयरलैंड में। और आपको मुझे बताइएगा, सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम भारत में किसके चुनावों में यूज़ होता है? ठीक है, ये इसका आंसर मुझे सभी लोग देंगे दोस्तों। मैं आप सबसे कहती हूँ कि आप क्वेश्चन में जो भी पूछती हूँ उसका आंसर आप मुझे ज़रूर दिया करें कमेंट बॉक्स में। एटलीस्ट आप उसका, अगर आपको आंसर नहीं पता है तो आप उसे गूगल में सर्च करिए। ठीक है, या अपने नोट्स में कहीं भी सर्च करिए, उसको आंसर पता करिए और देखिए। और अगर आप कमेंट में आंसर देंगे तो एटलीस्ट किसी और को नहीं पता है तो उसे भी पता चलेगा। ठीक है। तो मैं अक्सर देखती हूँ बच्चे वीडियोस तो देखते हैं, क्लासेस तो करते हैं, लेकिन आंसर नहीं करते। तो मैं आपसे कहूँगी कि ये बहुत फ़ायदेमंद है आपके लिए, इसीलिए मैं ये सवाल पूछती हूँ। तो आप मुझे ज़रूर बताएंगे कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, जो ये एकल संक्रमणीय मत पद्धति है, भारत में किसके किसके चुनावों में प्रयुक्त की जाती है। ठीक है। चलिए, गैर प्रतियोगी पार्टी प्रणाली को दल साम्यवादी, एक दल बहुलवादी और एक दल सर्वाधिकारवादी से विभाजित किया है। किसने किया है दोस्तों? तो जोसेफ ला पालम्बरा और माइनर विनर ने। ठीक है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ज़रूर याद रखेंगे इसको कि ला पालम्बरा और माइनर विनर ने इसको किया है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निवेश कार्यों यानी कि इनपुट फंक्शन का क्रम क्या है? इनपुट फंक्शन का क्रम बताना है आपको कि इनपुट फंक्शन का क्रम क्या है। इनपुट फंक्शंस में यहाँ किसकी बात हो रही है दोस्तों? किसके इनपुट फंक्शन की बात हो रही है? तो हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि ये व्यवस्था सिद्धांत। ठीक है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से संबंधित है। ठीक है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से संबंधित क्वेश्चन है, ये वहीं से आया हुआ क्वेश्चन है। तो निवेश कार्य किसने सिद्धांत दिया है दोस्तों? तो डेविड ईस्टन ने दिया है। डेविड ईस्टन ने दिया है। ठीक है, इसी तरीके का मिलता जुलता सिद्धांत इसमें सुधार करते हुए किसने दिया है? संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत। ये किसने दिया है? ये आमंड ने दिया है। और इनपुट आउटपुट और पॉलिटिकल प्रोसेस की बात इन दोनों ने ही करी है। ठीक है, अब सवाल हमसे क्या पूछ रहा है? यहाँ से हमें इनपुट पूछ रहा है। ठीक है, व्यवस्था सिद्धांत में क्या बताया गया है कि इनपुट होते हैं, ठीक है, फिर उसका पॉलिटिकल प्रोसेस होता है, ठीक है, फिर आउटपुट होते हैं, फिर फीडबैक होता है। ठीक है, ये प्रोसेस जो है चलता रहता है। ठीक है, तो उसी में आपको क्या बताना है? आपको ये वाला इनपुट वाला कार्य आपको बताना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपसे इनपुट वाला ये वाला पूछा गया है। तो इनपुट जो फंक्शंस हैं उनका क्या सीक्वेंस है वो आपको बताना है। तो इसमें है सबसे पहले राजनीतिक समाजीकरण या राजनीतिक भर्ती, दूसरा है हित अभिव्यक्तिकरण और तीसरा है हित
समुच्चयन और चौथा है राजनीतिक संप्रेक्षण। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मैं इसको थोड़ा क्लीन कर दे रही हूँ कि अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, तो हमने देखा हित समाजीकरण या भर्ती, हित अभिव्यक्तिकरण, हित समुच्चयन और राजनीतिक संप्रेक्षण। इनका सीक्वेंस याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये इसी क्रम में है और कई बार क्रम में अरेंज करने के लिए एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तरजीविता राज्य की भौतिक क्षमता तथा अन्य राज्यों से इसकी संधियों पर निर्भर करती है। किसका कथन है दोस्तों? तो कैनेट वार्ड्स का कथन है। एक बार फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम IR। ठीक है, उसके बाद है USSR। USSR मतलब, फिर से हम बात करें सोवियत संघ की। जरा मुझे आप लोग USSR की फुल फॉर्म बताइएगा। ठीक है, USSR की आप मुझे फुल फॉर्म बताइएगा कि क्या होती है। ठीक है, हम इसको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, दोनों ही क्वेश्चन जो मैंने पूछे और ये वाले। और आई होप कि आज की वीडियो के बाद, आज की क्लास के बाद बच्चे मुझे इसका जवाब देंगे। ठीक है, और मैं अगले वीडियो में इसका आंसर करूँगी, दोनों ही क्वेश्चन का जो मैंने पूछे हुए हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं जो क्वेश्चन पूछ रही हूँ वो एटलीस्ट आप लोगों को उसका आंसर पता चल जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। USSR के किस नेता ने शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति की शुरुआत की थी? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खुश्चेव ने। ठीक है, इससे पहले क्या होता था, शीत युद्ध चल रहा था और इनका और इनके बाद के जो नेता थे उनका दोनों का ही बहुत बड़ा योगदान था शीत युद्ध को समाप्त होने में, तरीके से देखा जाए तो। स्टार्ट 1 और स्टार्ट 2 ये क्या है दोस्तों? ये सब शीत युद्ध के समय हुई हुई संधियाँ हैं। ठीक है, शीत युद्ध के समय हुई हुई ये क्या है, संधियाँ हैं, जो कि कब हुई थी? 1972 और 1979 में। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे। स्टार्ट 1 1972 में हुई थी और स्टार्ट 2 1979 में हुई थी। ठीक है, स्टार्ट 1 72 में, स्टार्ट 2 1979 में। ओके, चलिए आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। भारत, सॉरी गाइस, एक सेकेंड फ्रेंड्स। चलिए, भारत व इजराइल कूटनीतिक संबंध 1992। भारत और इजराइल में कूटनीतिक संबंध कब स्थापित हुए हैं? तो 1992 में। ठीक है, उससे पहले भारत और इजराइल में कोई कूटनीतिक संबंध नहीं था। UNO यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का प्रथम निशस्त्रीकरण दिवस कब मनाया गया था? प्रथम निशस्त्रीकरण वर्ष, दिवस नहीं होगा दोस्तों, वर्ष होगा। वर्ष भी नहीं होगा यहाँ पे, एक्चुअली दशक होगा। प्रथम निशस्त्रीकरण, एक सेकेंड, चलिए, UNO का प्रथम निशस्त्रीकरण दिवस नहीं होगा यहाँ पे, दशक होगा। ठीक है, दशक, पूरा डेकेड, डेकेड जिसमें कितने आते हैं? 10 वर्ष। वो कब होगा? 1970 से लेकर 1980 तक। ठीक है, भारत और यूरोपियन यूनियन ने व्यापार संबंधों के प्रोत्साहन के लिए क्रियाविधि को स्थापित किया। तो निवेश सुशासन क्रियाविधि को, किस क्रियाविधि को? निवेश सुशासन क्रियाविधि को। अच्छा, अब देखते हैं ब्रेक्जिट। ब्रेक्जिट क्या है दोस्तों? तो ब्रेक्जिट का अर्थ है ब्रिटेन का EU को छोड़ना। ठीक है, ब्रिटेन का EU को छोड़ना ब्रेक्जिट है। तो पहले हम जानते हैं कि EU क्या है। EU का मतलब है यहाँ पे यूरोपियन यूनियन। ठीक है, आप सभी जानते होंगे, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1993 में। किसके द्वारा? maastricht की संधि के द्वारा, maastricht की संधि के द्वारा। ठीक है, ये यूरोपियन देशों का ऐसा समूह है जिसमें सभी देश जो हैं वो आर्थिक और राजनीतिक सभी तरीके से साझेदारी के द्वारा रहते हैं। और इसमें 28 मेंबर्स थे। ठीक है, ब्रिटेन माइनस हो गया यहाँ पे, और अभी इसमें कितने मेंबर हैं? 27 मेंबर्स हैं। ठीक है, ये एक साझी मुद्रा के थ्रू अपना आर्थिक जो चलाते हैं और उसे कहते हैं यूरो। ठीक है, सभी देशों ने नहीं अपनाया है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है शायद 19 देशों ने यूरो अपनाया है। आप एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, मुझे ठीक से याद नहीं है। ठीक है, यूरो जो है, मैं भूल रही हूँ कितने देशों ने अपनाया है, लेकिन इनकी जो साझी मुद्रा है वो कौन सी है? यूरो है। ठीक है, आई होप ये सब आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ब्रेक्जिट। ब्रेक्जिट का मतलब है ब्रिटेन का EU को छोड़ना। EU हमने समझ लिया क्या है। EU के संबंध में UK ने भारी आर्थिक भार व बेरोजगारी को जन्म दिया। ब्रिटेन का कहना था कि वो इसलिए छोड़ रहा है कि EU से संबंध, यानी कि EU में रहने, यूरोपियन यूनियन में रहने के कारण
यूके यानी ब्रिटेन को भारी आर्थिक भार व बेरोजगारी को सहन करना पड़ा और ब्रेक्सिट वाद विवाद ने पीएम कैमरून को त्याग पत्र देने के लिए बाध्य किया। बिल्कुल, ब्रेक्सिट का तो वाद विवाद हुआ, उस समय वहाँ के पीएम कैमरून थे जिनको कि त्याग पत्र देने के लिए बाध्य होना पड़ा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों, आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर आपने पहले के 7 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उन्हें भी आप चैनल पे विज़िट करके देख सकते हैं। ये नोट्स आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी आपकी हेल्प करेंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना डाउट ड्रॉप कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली उसका आंसर आपको अगले वीडियो में, अगर ज़्यादा डाउट होंगे तो एक सेपरेट वीडियो बनाकर, नहीं तो अगले वीडियो में मैं आपके डाउट्स ज़रूर क्लियर करने की कोशिश करूँगी। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हों। अगर आपको पसंद आ रहे हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और मैं मिलूँगी आपसे अगले पार्ट में दोस्तों। तब तक आप खूब मन लगाकर अपनी पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।